नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक अकेला योद्धा दो विशाल साम्राज्यों को चुनौती दे रहा है। अब ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। ये कहानी है मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की। एक ऐसी गाथा जो हिम्मत, बेहतरीन रणनीति और कभी न हार मानने वाली जिद से बुनी गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे सह्याद्री की पहाड़ियों में जन्मा एक अकेला योद्धा भारत की दो सबसे ताकतवर सल्तनतों मतलब बीजापुर की आदिल शाही और दिल्ली की मुगल सल्तनत, इन दोनों की नींव हिलाने में कामयाब हो गया। ये कहानी है एक स्थानीय सरदार के बेटे के एक महान संप्रभु शासक बनने के सफर की। तो शिवाजी महाराज के इस उदय को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर में जाना होगा, उस दुनिया को समझना होगा जिसमें उनका जन्म हुआ था। हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के दक्कन की, एक ऐसा इलाका जहां चारों तरफ बस उथल-पुथल मची हुई थी। देखिए, 17वीं सदी का जो दक्कन था वो राजनीतिक तौर पर बहुत ही अस्थिर था। एक तरफ थी बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें जो अपने अंदरूनी झगड़ों की वजह से लगातार कमजोर होती जा रही थीं। उनकी पकड़ ढीली पड़ रही थी और इस खालीपन को भरने के लिए कौन आ रहा था? उत्तर से मुगल साम्राज्य जो लगातार दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। तो कुल मिलाकर माहौल ऐसा था जिसने एक महत्वाकांक्षी शक्ति के उदय के लिए आप कह सकते हैं एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर दिया था। और इसी माहौल में 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले में जन्म हुआ शिवाजी का। उनके पिता शाहजी भोसले दक्कन सल्तनतों के एक बहुत प्रभावशाली सरदार थे, लेकिन शिवाजी की असली मार्गदर्शक बनी उनकी मां जीजाबाई। जीजाबाई ने ही उनके मन में स्वराज यानी अपने राज की वो चिंगारी जलाई थी। फिर थे उनके गुरु दादाजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें प्रशासन और युद्ध की बारीकियां सिखाईं। और हाँ, उनकी सबसे बड़ी ताकत थे उनके साथी मावले योद्धा। ये वो लोग थे जो सह्याद्री के पहाड़ों के चप्पे चप्पे को जानते थे और शिवाजी के सबसे वफादार सिपाही बने। आप देखिए, शिवाजी ने लड़ाई का वो पुराना तरीका नहीं अपनाया कि बड़ी बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाएं। नहीं, उन्होंने एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी युद्ध शैली को परफेक्टेड किया, जिसे कहते हैं गनीमी कावा, या जिसे हम आज गरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था रफ्तार, अचानक हमला और अपने इलाके का पूरा फायदा उठाना। दुश्मन की सेना बड़ी है, भारी है, तो उसे ऐसे ही हराया जा सकता था। और उनके लिए सह्याद्री के वो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और घने जंगल वो किसी किले से कम नहीं थे, वही उनके सबसे बड़े हथियार बन गए। तो शिवाजी की पहली बड़ी टक्कर मुगलों से नहीं हुई जैसा कि कई लोग सोचते हैं। उनकी पहली बड़ी परीक्षा थी बीजापुर सल्तनत। जब शिवाजी ने एक के बाद एक तोरणा और पुरंदर जैसे किलों पर कब्जा करना शुरू किया तो बीजापुर दरबार में खलबली मच गई। उनके लिए ये एक खतरे की घंटी थी और उन्होंने फैसला किया कि इस उभरते हुए खतरे को हर हाल में कुचलना ही होगा। और इस काम के लिए सल्तनत ने भेजा अपने सबसे क्रूर और ताकतवर सेनापति अफजल खान को। अफजल खान ने कसम खाई थी कि वो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा। तो अब ये जो मुकाबला था, ये सिर्फ दो सेनाओं का नहीं था, ये दो बिल्कुल अलग रणनीतियों का टकराव था। एक तरफ थी शिवाजी की चतुराई और जबरदस्त तैयारी और दूसरी तरफ थी अफजल खान की ताकत और डरा धमकाकर काम निकलवाने की आदत। और फिर आया वो दिन, 10 नवंबर 1659। प्रतापगढ़ किले के नीचे एक मुलाकात तय हुई। शिवाजी को अफजल खान की नीयत पर पहले से ही शक था। वो पूरी तैयारी से आए थे। कपड़ों के नीचे पहना था लोहे का कवच और हाथ में छिपा रखा था बाघ नख, और हुआ भी ठीक वही जिसका उन्हें अंदेशा था। गले मिलने के बहाने अफजल खान ने धोखे से शिवाजी की पीठ में कटार से वार किया, लेकिन कवच ने उनकी जान बचा ली। और बस पलक झपकते ही शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान का पेट चीर दिया। ये सिर्फ एक जनरल की मौत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। इस एक घटना ने पूरे दक्कन में शिवाजी महाराज का नाम और खौफ दोनों फैला दिया। अफजल खान की हार की खबर जब दिल्ली पहुंची तो मुगल बादशाह औरंगजेब का ध्यान आखिरकार इस तरफ गया। औरंगजेब, जो अब तक शिवाजी को बस एक पहाड़ी चूहा समझकर नजरअंदाज कर रहा था, अब उसे गंभीरता से लेने लगा। लेकिन उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये पहाड़ी चूहा कितना खतरनाक साबित होने वाला है। तो औरंगजेब ने भेजा अपने सगे मामा शाइस्ता खान को एक बहुत बड़ी फौज के साथ। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा किया और अपना डेरा कहाँ डाला? लाल महल में। ये वही महल था जहां शिवाजी का बचपन बीता था। अब ये शिवाजी के लिए एक सीधा सीधा अपमान था और इसका बदला लेने के लिए 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था।
वो अपने सिर्फ 400 सैनिकों के साथ एक बारात का नाटक करके पुणे शहर में घुस गए और आधी रात को सीधा हमला बोल दिया शाइस्ता खान के बेडरूम पर। सोचिए, ये हमला कितना बड़ा था। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह मुगल सल्तनत की इज्जत पर एक सीधा हमला था। शाइस्ता खान की तो उंगलियां कट गईं और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इस एक घटना ने पूरी मुगल फौज को शर्मिंदा कर दिया और शिवाजी का नाम वो तो एक किंवदंती बन गया। पूरे भारत में उनकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। औरंगजेब इतना गुस्सा हुआ कि उसने शाइस्ता खान को सजा के तौर पर बंगाल भेज दिया। शाइस्ता खान के बाद शिवाजी यहीं नहीं रुके। उनका अगला निशाना था सूरत, जो उस वक्त मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। उन्होंने सूरत को एक नहीं बल्कि 2 बार लूटा और इन हमलों के पीछे 2 बड़े मकसद थे। पहला तो जाहिर है आर्थिक, स्वराज के लिए, अपनी बढ़ती सेना के लिए पैसा चाहिए था। लेकिन दूसरा मकसद और भी बड़ा था, वो था मनोवैज्ञानिक। औरंगजेब को ये दिखाना कि देखो, तुम अपने सबसे कीमती खजाने की भी हिफाजत नहीं कर सकते। अब औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक के बाद एक इतनी बेइज्जती। इस बार उसने अपना सबसे काबिल और सबसे अनुभवी जनरल भेजा, आमेर के राजा जय सिंह। देखिए, जय सिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत ही चतुर डिप्लोमैट भी थे और उनका मिशन बिल्कुल साफ था, शिवाजी को रोको चाहे जैसे भी। और जयसिंह ने आते ही शिवाजी को हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया। उनकी रणनीति इतनी जबरदस्त थी कि आखिरकार पुरंदर किले की घेराबंदी के बाद शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। जून 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई, वो शिवाजी के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन पर कितना दबाव होगा। इस संधि के तहत उन्हें अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े, अपने बेटे संभाजी को मुगल दरबार में मनसबदार बनाना पड़ा और तो और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की मदद करने का वादा भी करना पड़ा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। संधि का एक हिस्सा ये भी था कि राजा जयसिंह ने शिवाजी को अपनी सुरक्षा का भरोसा देकर आगरा में औरंगजेब के दरबार में आने के लिए राजी कर लिया। ये एक ऐसा फैसला था जो शिवाजी के जीवन के सबसे नाटकीय, सबसे मशहूर अध्याय की शुरुआत करने वाला था। मई 1666 में शिवाजी आगरा पहुंचे, लेकिन भरे दरबार में औरंगजेब ने उनका वो सम्मान नहीं किया जिसके वो हकदार थे, बल्कि उनका अपमान किया। अब शिवाजी तो स्वाभिमानी थे, उन्होंने वहीं पर इसका विरोध किया। नतीजा, औरंगजेब ने उन्हें और उनके बेटे संभाजी को वहीं आगरा में कैद कर लिया। कई महीनों तक तो ऐसा लगा कि बस शिवाजी की कहानी अब यहीं खत्म हो गई। अपने घर से, अपने लोगों से सैकड़ों मील दूर एक बादशाह की कैद में। लेकिन ये शिवाजी थे, वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और अपनी सेहत के लिए दुआ मांगने के नाम पर रोज गरीबों में मिठाई और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां भिजवानी शुरू कर दी। अब शुरू में तो पहरेदार बड़ी सख्ती से हर टोकरी की जांच करते थे, लेकिन जब ये रोज का काम हो गया तो वो भी ढीले पड़ गए, लापरवाह हो गए। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर अगस्त 1666 में एक दिन शिवाजी और संभाजी उन्हीं टोकरियों में छिपकर पहरेदारों की नजरों के ठीक सामने से फरार हो गए। ये सिर्फ एक कैद से भागना नहीं था, ये दिमाग और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल थी जिसने औरंगजेब को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया और शिवाजी को पूरे भारत का हीरो बना दिया। सोचिए, एक शख्स जिसने एक सल्तनत को झुका गया था और एक ताकतवर बादशाह की कैद से भाग निकला था, एक ऐसा इंसान जिसे कोई कैद नहीं कर सका, वो भला आगे क्या करने वाला था? आगरा से ये जो महान पलायन था, इसने शिवाजी की शानदार वापसी की कहानी लिख दी। इसके बाद उन्होंने अपने सारे किले वापस जीते और आखिरकार अपना राज्याभिषेक करवाया, जिसने मराठा साम्राज्य की असली और मजबूत नींव रखी।